कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत जो उसके डिफरेंट 5 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, उसकी चर्चा आज हम सविस्तार आपके सामने करेंगे, ताकि आप जब संप्रेषण की क्रिया को कक्षा में या ऑडियंस के सामने या जहाँ कहीं भी आप उसको अंजाम दें, तो आपका संप्रेषण बढ़िया हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला है मौखिक वर्णन। कक्षा में संप्रेषण की क्रिया को अंजाम देने के समय में सबसे पहला स्टेप होता है और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि आप जिस विषय वस्तु के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, जिस यूनिट के बारे में आप बच्चों के सामने बात करने वाले हैं, उसके बारे में आप सबसे पहले एक मौखिक वर्णन आप करें कक्षा में। मौखिक रूप से जो उसका सार तत्व है, जो उसकी अच्छी बातें हैं, वो बच्चों के सामने में आप प्रस्तुत करें, ताकि पूरा का पूरा जो मोटो है आपका, वो आपका सामने आ सके। और मौखिक वर्णन जब आप करते हैं तो मुख्यतः इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला घटना प्रधान और दूसरा तथ्य प्रधान। घटना प्रधान में जैसे कि कहानी होती है, विवरण होता है, जीवनी होती है। अब जनरली देखिएगा कि कहानियों में विभिन्न प्रकार की घटनाओं का उपस्थापन रहता है। विवरण में और जीवनी में भी कमोबेश यही स्थिति होती है। तो जब आप इसको उस अंदाज में, कहानी में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, उसका जो उपस्थापन, उसको सही क्रम में अगर आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो आपका संप्रेषण बढ़िया होगा। और दूसरा होता है तथ्य प्रधान। तथ्य क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है कि पाठ के अंतर्गत जो छुपी हुई गूढ़ बात होती है, वो होता है तथ्य। और वो जो तथ्य प्रधान, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें ऐसे कि जैसे पर्यावरण अध्ययन के विषय हैं, परिवार है, प्रदूषण है, ये सारी की सारी चीज़ें तथ्य प्रधान के अंतर्गत आती हैं। और इसके जो, जैसे कि मान लीजिए पर्यावरण अध्ययन के विषय है, जो जो विषय आते हैं उसकी चर्चा आप वर्णन के दरमियान आप कर दीजिए। या फिर अगर फैमिली के बारे में बता रहे हैं, सोशल किसी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो आप वहाँ परिवार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। और इस प्रकार से आप वर्णन कीजिए कि बच्चे को सुनने में अच्छा लगे, बच्चों को लगे कि ये बातें बिल्कुल ही ज़रूरी है जानना। और जैसे मान लीजिए कि आप प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं, प्रदूषण के बारे में आप वर्णन करते हैं, तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में विभिन्न जगहों पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं। और उस पोल्यूशन के बारे में अगर आप ज्वलंत समस्या से जोड़कर, या जो आजू बाजू जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है उससे जोड़कर अगर आप इस प्रकार से संप्रेषण क्रिया को अंजाम देंगे, तो बच्चे उसको बड़ी सहजता से स्वीकार करेंगे, बच्चे उसको बढ़िया से समझेंगे और साथ साथ आपका संप्रेषण बढ़िया होगा। चाहे आपको वर्णन करने के दरमियान घटना प्रधान बातें हो या तथ्य प्रधान बातें हो, इन दोनों बातों को प्रस्तुत करने के लिए छोटे छोटे स्टेप से गुजरने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला है पाठ्य वस्तु से अंतर वस्तु को पढ़कर। मैंने शुरू में बताया कि जो पाठ्य वस्तु है, जो टॉपिक है, जो यूनिट है, उसके भीतर जो छुपी हुई गूढ़ बातें हैं उसको पढ़कर आप वर्णन कीजिए। ताकि जैसे मान लीजिए कि अब आप अगर कोई कविता पढ़ा रहे हैं और कविता के जरिए जो कवि कहना चाहता है, कवि की जो मनसा है, अगर वो आप उसको दर्शाइएगा वहाँ वर्णनात्मक अंदाज में, तो बच्चे को बहुत ही भाएगा, बच्चे को बड़ा ही अच्छा लगेगा। दूसरा एक छोटा सा स्टेप इसमें होता है कि इसके मुख्य बिंदुओं को नोट के सहारे बोलकर। अब क्या कीजिए आप कि उसमें जो कुछ भी टॉपिक है या उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप क्या कहते हैं कि वो कोई कविता हिंदी की आप पढ़ा रहे हो, महादेवी वर्मा की कविता हो, दिनकर की कविता हो, दिनकर की हिमालय की चर्चा आप कर लीजिए।
कि दिनकर हिमालय के मार्फत से क्या कहना चाहता है, अपनी राष्ट्रभक्ति को किस प्रकार से दर्शाना चाहता है, लोगों के भीतर किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरना चाहता है। इन सारी चीज़ों को में डिफरेंट स्टेप्स होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। उसको क्या कीजिए कि अगर हो तो बोर्ड पे आप लिख दीजिए नोट के सहारे, और इससे क्या होगा कि आपका संप्रेषण बढ़िया होगा। तीसरा है कि अगर आप लिख ना सकें, अगर आप उसको विभिन्न प्रकार से बच्चों के सामने प्रदर्शित ना कर सकें, तो मुँह ज़बानी ही बोल दीजिए इन बातों को। अगर मुँह ज़बानी ही उन बातों को बच्चों के सामने आप रखिएगा, जो छुपी हुई बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, जो तथ्यात्मक बातें हैं, ऐसी बातों को बच्चों के सामने आप लाइएगा, तो क्या होगा कि आपका संप्रेषण बढ़िया होगा। तो संप्रेषण को बेहतर करने में जो आपको मौखिक वर्णन है उसकी बड़ी ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। और दूसरा है कि आपको लयबद्ध स्वरवाचन, 5 स्टेप्स जो इम्पोर्टेंट हैं संप्रेषण कौशल के, उसमें दूसरा स्टेप जो है वह है लयबद्ध स्वरवाचन का। जब आप बोलिए, जब आप संप्रेषण क्रिया को अंजाम दीजिए, तो ऐसे ना बोलिए कि सुनने वाले को करने प्रिय ना लगे, उनको सुनने वाले को अच्छा ना लगे कि जैसे कि आप लयबद्ध रूप से, जिस प्रकार से एक माला में आप गूंथते हो विभिन्न प्रकार के फूलों को, मोतियों को, और फिर सारी चीज़ों को गूंथने के बाद एक माला का स्वरूप बन जाता है, उसी प्रकार से जब आप संप्रेषण क्रिया को अंजाम दीजिए तो विभिन्न प्रकार के शब्दों को, विभिन्न प्रकार के वाक्यों को इस प्रकार से आप लयबद्ध रूप से प्रस्तुत करें बच्चों के सामने कि बच्चे उस पाठ को बिल्कुल ही मज़ेदार रूप से उसको सुन सकें, मज़ेदार रूप से उसको ले सकें, और अगर मज़ेदार रूप से लेंगे तो उनका अधिगम बढ़िया होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको डिफरेंट स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस स्टेप्स को ध्यान रखना होता है। आप सीधे लयबद्ध स्वरवाचन करेंगे वहाँ पे, लेकिन अगर इन स्टेप्स का ध्यान न रखेंगे तो आप उसको सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जिसमें पहला है, मान लीजिए कि पढ़ने या बोलने में गति छात्रों के अनुकूल है या नहीं। देखिए क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक कभी कभी बड़ी बड़ी जोर से बोलते रहते हैं, या बहुत सारे शिक्षक बड़े ही धीमे स्वर में बोलते हैं, बहुत सारे शिक्षक हड़बड़ा कर बोलते हैं, बहुत सारे शिक्षक जैसे तैसे बोल जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप कक्षा में जब भी आप बोलिए तो आप छात्रों के हिसाब से बोलिए। छात्रों को क्या भाता है, आप कैसे बोलते हो जो छात्रों को अच्छा लगता है, और आपके बोलने की जो गति है वो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। अगर छात्र आपसे मध्यम स्वर में सुनना चाहते हैं, अगर छात्र आपसे ऊंचे स्वर में सुनना चाहते हैं, अगर छात्र आपसे धीमे स्वर में सुनना चाहते हैं, तो वैसे ही बोलिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसको जोर से बोलना होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको मध्यम स्वर में बोलना होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जब उसको बहुत धीरे से बोला जाता है। अगर इस अंदाज से आप लयबद्ध स्वरवाचन करेंगे तो बच्चों को आपका ये बोलना अच्छा लगेगा और आपका संप्रेषण बढ़िया होगा। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण स्टेप है कि उपयुक्त स्थानों पे ठहराव होता है या नहीं। जब आप बोलते हैं, जब आप संप्रेषण क्रिया को अंजाम दे रहे होते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप नॉन स्टॉप की तरह आप आगे बढ़ते चले जाते हो, धारा प्रवाह बोलते चले जाते हो। होना ये चाहिए कि विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स हैं ग्रामेटिकली, वहाँ पे थोड़ा सा ठहरिए, रुक रुक कर आगे बढ़िए। जैसे कॉमा के दरमियान, अर्धविराम के दरमियान, पूर्ण विराम के दरमियान, प्रश्नवाचक चिन्ह के दरमियान, अनुस्वार के दरमियान, एकार के दरमियान, ऐकार के दरमियान, आप कैसे बोलते हैं, उसको ग्रामेटिकली कैसे बोला जाएगा, आप उस प्रकार से उसको आप बोलिए। अगर आप ऐसे बोलते हैं और उपयुक्त स्थानों पर ठहराव देते हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको एक सेंटेंस बोलना है कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, मुझे तो पहले से आभास था कि तुम क्या करने वाले हो, फिर आगे कुछ बोलते हैं, कुछ देर के लिए ठहरिए। अब इसमें देखिए कि बहुत सारे जो ग्रामेटिकल स्टेप्स हैं नेचुरली वैसे ही आ जाते हैं, और इसको जैसे बोलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह अगर है तो उसी प्रकार से प्रश्नवाचक अंदाज में बोलिए। अगर कॉमा है तो थोड़ा ठहरिए, पूर्ण विराम है तो पूरा ठहरिए, अर्धविराम है तो आधा ठहरिए। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पे आप अपना ठहराव दीजिए, वहाँ रुक कर आप आगे बढ़िए। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप्स है कि आवाज़
आवश्यकता अनुसार ऊंची या धीमी होती है या नहीं। मैंने पूर्व में भी बताया अभी आपको कि आपकी जो आवाज़ है वो एक तरीके का नहीं होना चाहिए। कभी क्या कीजिए, वॉल्यूम को पूरा बढ़ा दीजिए, और कभी क्या कीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा घटा दीजिए। और पाठ का भी तो डिमांड होता है। फर्ज को लूसी पोएम पढ़ा रहे हो तो वर्ड्सवर्थ की लूसी मर चुकी है, तो उसको जिस अंदाज में उसको बोलना है उसी अंदाज में बोलेगा। अगर आप हिमालय जैसी कविता पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल हुंकार की टंकार से आप जैसे लगता है कि सब कुछ कांप जाए, आप इस प्रकार से वहाँ पे आप दिनकर की भावना को वहाँ पे आप रखो। तो आवाज़ कक्षा में जो डिमांड है, कक्षा का जो पाठ का डिमांड है, आप उसके हिसाब से उसको ऊंचा या धीमा उसको कीजिए। तीसरा होता है कि शब्दों और वाक्यों का उच्चारण आप सही कीजिए। देखिए, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं कक्षाओं में, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप शब्दों और वाक्यों का उच्चारण सही रूप से ना करेंगे तो भाषा विकृत हो जाएगी, और अगर भाषा विकृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका संप्रेषण बढ़िया नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप भाषा को प्रस्तुत करने के दरमियान खासकर संप्रेषण कौशल में आप शब्दों और वाक्यों का उच्चारण सही प्रकार से करें। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो स्टेप होता है कि मुखाभिव्यक्ति और हाव भाव अंतर वस्तु के अनुरूप है कि नहीं। ये जो आप कक्षा में संप्रेषण के मार्फत से प्रस्तुत करते हैं अपनी बातों को, उस प्रस्तुतिकरण में आपकी जो मुखाभिव्यक्ति है वो आपके पाठ में जो तथ्यात्मक बातें, गूढ़ बातें छिपी हुई है उसके अनुरूप होना चाहिए। और आपके जो हाव भाव हैं, आप हाथों को फैलाते हैं, हाथों का इशारा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं, विभिन्न प्रकार का मूवमेंट करते हैं, वो पाठ के अनुकूल होना चाहिए। जो अंतर वस्तु है पाठ के अंतर्गत छुपा हुआ, उसके अनुरूप होना चाहिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, अगर आप ऐसा बढ़िया से करने में सक्षम होते हैं, तो निश्चित रूप से आपका संप्रेषण बढ़िया होगा। तो संप्रेषण कौशल बढ़िया हो, आपका बच्चे का अधिगम बढ़िया हो वहाँ पे, इसके लिए आवश्यक है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहद बढ़िया होना चाहिए, बेहद शानदार होना चाहिए। आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए जो डिफरेंट और 3 स्टेप्स हैं उसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे।